सिर्फ एक दिन की मेहनत और पूरे महीने का सुकून हम कैसे हासिल कर सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम मंथ के स्टार्ट में ही ले लें, पूरा महीना बहुत सुकून से गुजर जाता है और सेविंग भी हो जाती है। सिर्फ 15,000 रुपये में पूरे महीने का राशन और क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। और बहुत ही ज़बरदस्त सी काबुली पुलाव की रेसिपी भी मैं आज आपके ब्लॉग में शेयर करूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें बिल्कुल ठीक होंगी, खैरियत के साथ होंगी। तो जी, मंथ का स्टार्ट होते ही मंथली ग्रॉसरी की जो है ना सबसे बड़ी जो होती है ना परेशानी होती है कि मंथली ग्रॉसरी अगर हम एक दफ़ा मंगवा लेते हैं ना तो पूरा महीना हमारी सुकून से गुजर जाता है। अच्छा, कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप इनको अमल कर लेते हैं ना, पूरा महीना आप लोग सुकून से गुजारते हैं और आप लोगों को सेविंग्स भी हो जाती हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं ना, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो आपने ऐसे नहीं करना कि जो चीज़ नज़र आई है आपको ज़रूरत है आपने उठा ली, नहीं। जब हम मार्ट वगैरह में जाते हैं ना तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे ना एक ही लाइन में ना डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें लगी होती हैं। आपने सबकी प्राइस चेक करनी है, सबकी क्वांटिटी चेक करनी है कि इसमें कितने केजी है या कितने ग्राम्स है। उसके बाद आपको जो चीज़ सबसे मुनासिब लगेगी ना आपने वो उठानी है, क्योंकि जैसे पास्ताज हो गए, मसाले हो गए, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो कोशिश करें कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है ना वो आप लोग उठाएँ। जैसे अब मैं स्मार्ट में आई थी, यहाँ पर सारी लाइन से ना पास्तास लगे हुए थे। मुझे चाहिए था लजानिया या शीट पास्ता, तो मैंने यहाँ पे ना ये देखी पूरी एक लाइन में ना सिर्फ पास्तास थे, पूरी लाइन में केचप्स थे। मैंने सबकी प्राइजेस चेक की और प्राइजेस चेक करने के बाद क्वांटिटी चेक की और जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी एक महीने के लिए, मैंने उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ से केचप लिया था, मायोनीज़ ली और बाकी की सब चीज़ें जितनी जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो सब चीज़ें इतनी ही ली जितनी मकदार मुझे पूरे महीने में लगती है। क्योंकि हर औरत को ये पता होता है कि उसके एक महीने में कितनी ग्रॉसरी खर्च होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। आप लोगों ने अपने बजट के मुताबिक अपनी ग्रॉसरी जो है ना वो प्लान करनी है। बेहतर यही है कि आप घर से ना लिस्ट बनाकर ले जाएं कि हमने क्या क्या लेना है। उससे ना आपको याद रहता है कि क्या चीज़ें लेनी है और क्या नहीं लेनी है। और ग्रॉसरी करने से पहले ना सेविंग का तरीका ये होता है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि आपकी ग्रॉसरी में सेविंग हो, तो आप पहले घर से देख कर चले जाएँ कि आपके स्टॉक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपने नहीं लेनी है, या अगर लेनी भी है तो जो पहले की चीज़ पड़ी हुई है उसको आपने पहले यूज़ करना है और जो नई चीज़ ली है आपने उसको पैकेट्स उठाकर संभाल देने हैं कि इन फ्यूचर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी महीने में मेहमानदारी ज़्यादा हो जाती है, घर में आना जाना होता है, कुकिंग होती है, रेसिपीज़ वगैरह आप लोग बनाते हैं, तो चीज़ें बाज़ों का ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाती हैं। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो पहले की चीज़ रखी हुई वो आपने यूज़ कर ली है और जो नई चीज़ आप लेकर आए हैं वो आपके स्टॉक में ऑलरेडी है, तो उस टाइम पर आपको फ़ौरन बाज़ार नहीं भागना पड़ेगा। अच्छा, हमारा ये सीन होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रेसिपीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं मार्ट से जाकर ले आई थी और बाकी चीज़ें जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने जितना भी सौदा जिस दुकान से वो लेकर आते हैं ना तो वो उस दुकान से ही लेके आए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्ट पर महंगी थी वो मैंने नहीं ली। मैंने उनसे कहा था कि जहाँ से आप लेकर आते हैं आप वहीं से लेके आएँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ली थी और उनका बिल बना था 4,000 रुपया, और बाकी का जी सारा जो बिल था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मुनासिब थी, क्योंकि मॉल्स वगैरह में से जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमें केजीज़ में पैक चीज़ें मिलती हैं। मतलब कम से कम भी अगर आपने मसाले लेने हैं ना तो वो आपको आधा किलो का पैकेट मिलता है। लेकिन अगर हम किसी शॉप से सामान लेते हैं ना तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ भी मिल जाती है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें थोड़ी चाहिए, जैसे गरम मसाले होते हैं साबुत, हमें सारे मसाले चाहिए होते हैं रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो मार्ट से अगर हम लोग लेते हैं ना तो यही बिल जो मेरा यहाँ पर 11,000 और समथिंग का बना था ना, मार्ट से जब मैं शॉपिंग करी थी ना तो ये 20,000 पे जा रहा था। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि मार्ट में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। जैसे पैकेट्स में ही गरम मसाले मिलते हैं, कम से कम भी आधा किलो का पैकेट होता है। लेकिन जब हम बाज़ार से लेते हैं तो हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम के हिसाब से भी चीज़ें ले लेते हैं, तो उससे भी हमारा अच्छा गुजारा चल सकता है और चल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने जो चीज़ें मुझे आम बाज़ार में महंगी मिलती हैं वो मैंने मार्ट से लेनी थी, और जो चीज़ें मुझे आम बाज़ार से मिलती है ना तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिलती है ना हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है जिस चीज़ पर पैसे बच सकते हैं ना उस चीज़ पर हम बचा लें। अच्छा, मार्ट से चीज़ें लेने का एक ये फ़ायदा होता है कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है और साफ़ सुथरी होती है। खैर ये देखें आप लोगों के सामने मैं सब चीज़ें दिखा रही हूँ, साफ़ सुथरी ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन ये जो इसकी ये पैकिंग आती है ना ये मुझे कभी कभी ना बड़ी इरिटेट करती है, तो इनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मार्ट में जो पैकिंग आती है ना उसकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि उसको संभालना, अरेंज करना ग्रॉसरी को बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है इंसान को सबसे पहले यही देखना चाहिए कि हमारा बजट क्या है, हमें बजट में रह के जो चीज़ मिल रही है ना, तो पैकेट्स का क्या है, पैकेट्स तो किसी भी तरह की पैकिंग हो उसको खोल कर वेस्ट ही करना होता है। तो बस इस वजह से ना फिर हम लोग
कोशिश यही करते हैं कि क्योंकि दालें भी हैं मार्ट में जो मिलती हैं वो आधा किलो से कम नहीं मिलती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग पाव मंगवाते हैं क्योंकि हम लोग 2 बंदे हैं। अब आप लोगों की हर फैमिली का अलग हिसाब होता है, जहाँ 4 लोग हैं 5 लोग हैं उसके हिसाब से ग्रॉसरी आती है। तो हम लोग 2 लोग हैं तो हमारी ग्रॉसरी उस तरीके से आती है। क्योंकि मेरे थोड़ा सा स्टमक का भी इशू है तो दालें वगैरह जो है ना हमारी ज़्यादा नहीं बनती है, तो दालें जो है ना हम लोग पाव या आधा पाव भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि वो मंथ में मैं डिवाइड कर लेती हूँ कि मैंने 4 दफ़ा दाल बनानी है, या मेरी कोशिश ये होती है मैं जब भी दाल बना रही हूँ ना तो मैं हलीम या दलीम जिसको वो बना लेती हूँ, या फिर हम लोग हरीसा बना लेते हैं। मतलब दाल जो है ना सिंपल दाल को भी हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। हमारे घर में चने ज़्यादा पकते हैं, ब्लैक चने मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो चाट बनाते हैं तो चाट बहुत पसंद होती है उनकी। तो मेरी महीने में ना बहुत दफ़ा मतलब हर वीक में चाट बनती है, तो मेरे ब्लैक चने ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरीके से हर औरत को ज़्यादा पता होता है कि हमारे बच्चे क्या खाते हैं या हमारे हस्बैंड को क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से ही कम या ज़्यादा चीज़ों को किया जाता है। तो साबुन जो है हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम सब पाकिस्तानी ब्रांड्स के लें, तो हम लोग वही करते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है ना पिछली दफ़ा मैंने किसी और ब्रांड का ले लिया था तो वो मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा कि वो मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था। घी हम लोग हमेशा सूफी का लेते हैं और ऑयल जो है ना डालडा का ही लेते हैं, क्योंकि कुकिंग की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें ऑयल ज़रूरत होता है, तो फिर उसके लिए ना मैं डालडा का ही लेती हूँ। तो आप लोगों को जो भी बेहतर लगे आप लोग ले लें। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना उसमें मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, वो कहते हैं कि जी ये चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होती हैं, तो हमें अच्छी ब्रांड की ही लेनी चाहिए। तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि हम लोग ना ऑलिव ऑयल ले आते हैं, जो जिन चीज़ों में कम ऑयल यूज़ होता है ना, तो हम ऑलिव ऑयल में ही खाना बनाते हैं मोस्टली। आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मेरा देखा भी होगा कि मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो चलें आई जी काबली पुलाव की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरी सब टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मेरी शहज़ादियों अगर यहाँ तक आ ही गई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी टिप्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो अब चलते हैं अपनी काबली पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है मेरे पास जो मैंने लिया है। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है और साथ में ऐड करी हूँ कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें जाएगा सूखा धनिया, सौंफ, जायफल, जवेत्री, दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, 2-4 काली मिर्चें और इलायची मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि इलायची का अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो आप 2 अदद ऐड कर सकते हैं। सारे गर्म मसालों को मैंने एक स्ट्रेनर में ऐड कर दिया था। इससे ना ये फ़ायदा होता है कि जब यखनी पक जाती है ना तो जो खड़े गर्म मसाले होते हैं ना, अगर हम प्रेशर कुकर में भी बना रहे हैं ना तो उसमें दाना फंसने का खदशा होता है, जैसे धनिए के दाना या फिर सौंफ का दाना। तो स्ट्रेनर में ऐड कर देते हैं ना तो हमें यखनी को स्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज ये जब इतना ज़्यादा पकता है ना तो ये तो यखनी में वैसे ही मिक्स हो जाता है। अच्छा, जितनी देर में मेरी यखनी पक रही थी ना तो दूसरी साइड पर मैंने पैन को गर्म कर लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था और इसके अंदर मैंने ऐड किए 3 से 4 कैरेट्स। ठीक है, कैरेट्स मेरे पास छोटी छोटी सी तो मैंने 3-4 लिया, अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप बड़ी ले लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया रेजन्स। ठीक है, ये मैंने व्हाइट वाला ऐड किया, अगर आपके पास ब्लैक वाला है तो आप वो ऐड कर देना। ब्लैक ऐसे जो मेन रेसिपी में ना ब्लैक रेजन ही यूज़ होता है, लेकिन ब्लैक रेजन से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो वाइट वाले रेजन्स का ही होता है। तो ये मैंने इसके अंदर घी के अंदर जैसे ही थोड़ी सी कैरेट्स और रेजन्स को फ्राई किया, साथ ही मैंने 1 चम्मच चीनी का ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे ना कैरेट्स का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा आता है और इसका बहुत एक रिच सा अरोमा आ जाता है। और अगर आप लोगों ने कभी स्ट्रीट फूड स्टाइल में खाया है ना काबुली पुलाव तो उसमें आपने देखा होगा कि तो कैरेट्स और जो रेजन्स होती हैं ना उसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ रहा होता है। रेजन के साथ जब चीनी का जो फ्लेवर मिक्स होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने प्याज को फ्राई किया दूसरी साइड पर और उसके अंदर मैंने साथ ही टमाटोज़ डाल दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ ही हरी मिर्चें डाली हैं और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है दही। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया और अब मैंने इसके अंदर ऐड करने कुछ बेसिक से स्पाइसेस, जिसमें मैंने नमक ऐड किया था, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर, और एक्स्ट्रा से मैंने कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि यखनी के अंदर ऑलरेडी मैंने सब चीज़ें ऐड की हुई थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जी मैंने यखनी का गोश्त निकाल कर मसाले में अच्छे से भून लिया और जब वो भून गया तो मैंने चावल डाल के उसको मिक्स कर लिया और फिर मैंने 1 इंच का गैप छोड़कर यखनी डाल दी थी। और मैंने यखनी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी ताकि मुझे एक्स्ट्रा से पानी ऐड ना करना पड़े, मैं गोश्त की ही यखनी डालूँ क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज पर अगर हम लोग पानी में नमक चेक कर लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि नमक और मिर्च में कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा करारा पसंद है तो आप इसी स्टेज पर थोड़ा सा पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसके अंदर हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग पुलाव बनाते हैं ना तो इसमें जो ग्रीन चिली का जो फ्लेवर आता है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा लगे ना कि सम टाइम पुलाव थोड़ा फीका फीका लग रहा है तो इस स्टेज पे जब आपका पानी पकना शुरू हो गया ना तो इस स्टेज पर हम लोग 3 से 4 अगर ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं ना तो उससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है पुलाव के अंदर। तो अगर आपको मसाला कम लग रहा है ना तो आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे ग्रीन चिलीज डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। बाकी मिर्चें वगैरह मेरी ऑलरेडी परफेक्ट थी
तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा से इसके अंदर मज़ीद ऐड नहीं किया। जैसे ही पानी में बॉयल आ गया ना, तो फिर मैंने इसको ढक कर कवर कर दिया था जब तक पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो गया। अब जब पानी खुश्क हो गया तो मैं इस पर दम लगा दूंगी। चावल बनाने तो सबको ही आते हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि इस पर गीला दम लगेगा या सूखा लगेगा। उसके बाद जी जो कैरेट्स और रेजन्स मैंने फ्राई की थी ना शुगर में, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। हाफ़ और हाफ़ जो है ना वो मैं बचा लूँगी, ताकि मैं जब बाद में जब इसकी गार्निशिंग करूँगी ना तो इसके ऊपर लगाऊँगी, ताकि बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट आएगा। तो काबली पुलाव की जब भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ही कैरेट्स और रेजन्स डले हुए होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कितना मज़ेदार सा पुलाव बनकर रेडी हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, पुलाव के साथ ना वैसे बेसिकली टमाटर की चटनी यूज़ की जाती है जो काबली पुलाव के साथ होती है, लेकिन मेरे मियाँ जी है ना, उनकी अपनी ही पसंद है। उनको ना काबली पुलाव के साथ आलू का रायता बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए उनकी स्पेशल फरमाइश के साथ आलू का रायता भी बना दिया था। उसकी रेसिपी ना ऑलरेडी मेरे चैनल पर भी मौजूद है और शॉर्ट वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी दफ़ा दी हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जी पुलाव हमारा रेडी हो चुका था। आज जी आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, खाना एंजॉय करते हैं। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।